एक लाइन रेंटल अर्नड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ये वाली यूज़ नहीं हुई, मैं कह रहा था। टोटल 2 मिलियन, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इनकर्ड टू अर्न रेंटल्स अमाउंटेड टू 850। भाई आपने एक प्लाजा किराए पे दिया हुआ है, वहाँ पे सिक्योरिटी का अमला भी आपका है, एडमिन स्टाफ भी रखा हुआ है आपने, जो किराए शराए इकट्ठे करते हैं, लोगों की शिकायत रिपेयर वगैरह का काम भी करते हैं, जनरेटर भी आपने लगाया हुआ है, बिजली का बैकअप आप देते हैं किराए की मद में ही थोड़ा सा है। तो ये सारे खर्चे आप कर रहे हैं किस लिए? रेंटल कमाने के लिए। तो रेंटल कितना कमाया आपने टोटल इस साल में? 2 मिलियन का। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इनकर्ड टू अर्न रेंटल्स अमाउंटेड टू 850। ठीक है। अब ये डिस्क्लोजर आपने देना है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के सब नोट में। चाहे आपने इनकम स्टेटमेंट के अंदर रेंटल इनकम और एक्सपेंसेस में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिख भी दिए हैं, यहाँ पर भी आपने लिख देने हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के सब नोट में। करना क्या है, मैंने यकीन करो कॉपी पेस्ट किया, यहाँ से पकड़ा सवाल को, कॉपी किया और यहाँ पे जाके उसको पेस्ट कर दिया। ठीक है। रेंटल्स अर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज टोटल ₹2 मिलियन, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इनकर्ड टू अर्न रेंटल्स अमाउंटेड टू 850। स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है कि जो आपने ऑपरेटिंग ये रेंटल्स कमाए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से और जो आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस किए हैं उनकी डिटेल आपने डिस्क्लोज, वो आपने डिस्क्लोज करना है, वो आपने डिस्क्लोज करना है। साथ में यूँ भी लिखा हुआ उसने, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जो इनकम रिकॉर्ड किया और एक्सपेंस रिकॉर्ड किया है उसको भी डिस्क्लोज कर दो। तो कर दिया हमने, कोई मसला नहीं है। सवाल में अगर देगा रेंटल इनकम तो उसका तरीका ये है। मजीद इसको थोड़ा रिफाइन करेंगे आज, पास पेपर का सवाल जब होमवर्क में आप कर लेंगे तो। ठीक है, डन हो गया। अच्छा जी, अब ना मैं आपको लेके जाता हूँ, अल्लाह खैर करे, डिस्क्लोजर्स के ऊपर, और वो पढ़ भी लेते हैं। ये डिस्क्लोजर्स पढ़ लें। जी बेटा, जी और को होता तो वो भी बता देते ना बेटा। एक्सट्रैक्ट्स नहीं ना बना रहे, रिक्वायरमेंट हमारी नोट है जी। वो बता दे तो लिख देना, नाम बताए तो ना लिखना। ये मैंने बताया उस डिस्क्लोजर को पढ़ाते हुए। सवाल बताया हुआ तो ना दोबारा किया। डिस्क्लोजर भी नहीं मिल रहे। पेज नंबर 292 पे आ जाएं। एक तरफ रखें आप अपने इस सोल्यूशन को, दूसरी तरफ रखें आप पेज 292 को। अल्लाह करे ये पहुंच जाएं आज के दिन। या अल्लाह, पता नहीं ये फाड़ना ही चाह रहे हैं आज तो सफ़ों को। तमीज़ से नहीं खुल सकते ये सफ़े आराम से। अच्छा, कुछ अब जान के भी कर रहे हैं, होते हैं ऐसे कुछ बच्चे बेचारे, बस कोई बात नहीं, माफ़ कर दो। होता है कुछ बच्चों के साथ प्रॉब्लम, थोड़ा सा उनका ध्यान रखना पड़ता है, फिर कोई बात नहीं, खैर। अच्छा जी, देखो डिस्क्लोजर का मतलब होता है बता दो। असल में ना हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनाते हैं ना तो उसमें एक दावा करते हैं, दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एंड कंपनीज एक्ट। वो तो FAR 2 में जाके लगेगा। अब जब आपने ये दावा किया है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बनी है, तो इस दावे का मतलब ये है कि अगर IAS 16 PPE नज़र आ रहा है तो जो PPE के स्टैंडर्ड ने डिस्क्लोजर्स कहे हैं वो आपने सारे दिए हुए हैं। जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अगर आपके पास है और आपकी बैलेंस शीट में आ रही है तो उस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के बारे में जो डिस्क्लोजर इसने कहे हैं IAS 14 ने, वो आपने दिए हुए हैं। अगर बोरिंग कॉस्ट का स्टैंडर्ड आपने अप्लाई किया, बोरिंग कॉस्ट आ रही है, तो फिर बोरिंग कॉस्ट का जो डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है वो आपने दिया हुआ है, जो IAS 23 ने कहा है। ये दावे का मतलब ये होता है, ठीक है ना। तो इसलिए ये ज़रूरी डिस्क्लोजर्स होते हैं, ठीक है। ये दावा जब किया है तो उसको पूरा करने के लिए ये पूरे होने चाहिए, और अगर ये पूरे ना हो तो ऑडिटर आके क्वालिफिकेशन लगाता है फिर आपकी रिपोर्ट के ऊपर, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, रिपोर्ट में कि जी यहाँ पर तो उन्होंने ये काम भी नहीं किया हुआ, ये भी नहीं किया हुआ, ठीक है ना, बेइज्जती नहीं करानी। तो एन एंटिटी शैल डिस्क्लोज, लाजमी ये डिस्क्लोजर दें
whether it applies a fair value model or cost model। ये देखो मेजरमेंट बेसिस आ रहा है, फेयर वैल्यू मॉडल या कॉस्ट मॉडल, बोलो, बता दिया हमने। अगली बात नहीं बोली आज उसने, डेफिशन मेथड और लाइफ वगैरह अलग से ना इसने अगले सफ़े के ऊपर बताया हुआ है, सिर्फ कॉस्ट मॉडल के लिए कौन से डिस्क्लोजर्स हैं, वहाँ पे जाके लाइफ वगैरह भी बताएगा, यहाँ नहीं बता रहा, बात ही नहीं बताई उसने, ठीक है, ओके। अच्छा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी दूसरी IAS 16 या इन्वेंट्री वाली प्रॉपर्टी से अलग करके हम शो कर रहे होते हैं ना। अगर ये अलग करना मुश्किल है, यानी डिस्टिंग्विश करना इनको मुश्किल है, तो आपने किसी न किसी तरह डिस्टिंग्विश तो किया हुआ होगा ना, तो पढ़ने से आएगी ना, बात पूरी हो गई है बेटा, बात पूरी होने दिया करो प्लीज़ जी। व्हेन क्लासिफिकेशन इज डिफ़िकल्ट द क्राइटेरिया इट यूजेस टू डिस्टिंग्विश इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फ्रॉम IAS 16 या इन्वेंट्री, कि अगर IAS 16, IAS 2 और इन्वेंट्री ये IAS 40 की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो है, इनको डिस्टिंग्विश करना मुश्किल है, तो आपने किसी तरह डिस्टिंग्विश किया तो होगा ना, कि आपकी कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अगर पड़ी है और आप कहते हैं बड़ी मुश्किल से मैंने डिस्टिंग्विश किया कि ये इन्वेंट्री नहीं है या ये IAS 16 की PPE नहीं है, तो जिस मुश्किल से आपने किया है ना डिस्टिंग्विश, वो हमें भी बता दो, वो यूज़र को भी बता दो, बस क्या बता दो, क्राइटेरिया बताओ, क्राइटेरिया इट यूजेस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फ्रॉम ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी और इन्वेंट्री। ओनर ऑक्यूपाइड कहते हैं IAS 16 वाली को, PPE। ओनर ऑक्यूपाइड क्या होता है जी, ओनर ऑक्यूपाइड PPE। टेनेंट ऑक्यूपाइड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होती है ना, ओनर ऑक्यूपाइड खुद यूज कर रहे हैं, क्या है वो, PPE। तो क्या कह रहा है, क्राइटेरिया बताओ जो कि यूज किया है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फ्रॉम PPE और इन्वेंट्री। ये क्राइटेरिया कब बताओ, ये क्राइटेरिया कब बताओ, व्हेन क्लासिफिकेशन इज डिफिकल्ट, जब मुश्किल से क्लासिफाई हुआ। तो आपको मुश्किल पेश आई है तो यूजर को भी आ सकती है ना, वही बता दो बस, नहीं आई तो ना बताओ, हमने तो सवाल में ऐसी कोई बात नहीं बताई, हमें मुश्किल आई नहीं आई तो नहीं बताया, ठीक है, ओके। अच्छा, नेक्स्ट, द एक्सटेंट टू विच फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज बेस्ड ऑन वैल्यूएशन बाय एन इंडिपेंडेंट वैल्यूअर। आगे उसकी तारीफें हैं, छोड़ो। इफ देयर हैज बीन नो सच वैल्यूएशन द फैक्ट शैल बी डिस्क्लोज्ड, बस बीच में लिखा हुआ है, ऐसा वैल्यूअर हो जो प्रोफेशनल हो, क्वालिफाइड हो, रिसेंट एक्सपीरियंस हो उसका इस तरह कामों में, बट ठीक है, ठीक है। तो क्या कह रहा है वो, अब ये फेयर वैल्यू असल में ना, चलो चलने दो फिलहाल, ये जनरल डिस्क्लोजर्स चल रहे हैं। फिर मॉडल कौन सा यूज कर रहे हो बता दो। फिर अगर क्लासिफिकेशन डिफिकल्ट थी तो जिस क्राइटेरिया को यूज करके आपने क्लासिफाई किया वो बता दो। फिर वैल्यूअर था कोई इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन में इन्वॉल्व तो बता दो, और अगर ऐसा नहीं था तो भी बता दो। शायद फिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन आप खुद भी कर सकते हो, वैसे होना नहीं चाहिए, देखते हैं, पता नहीं, वो तो थ्योरी पढ़ेंगे आप आज घर जाके तो पता लगेगा ना, कुछ बातें छोटी मोटी रह भी गई हैं तो वो वहाँ पता लग जाएंगी, ठीक है। चलने दें आगे, चलने दें। नेक्स्ट, IAS 16 के अंदर भी ये पढ़ाया था, अगर आपके पास एक PPE है जिसका केस चल रहा है और उस पर स्टे है, आप उसको आगे नहीं बेच सकते, तो इसके टाइटल पे रिस्ट्रिक्शन है कहेंगे? टाइटल पे रिस्ट्रिक्शन है कहेंगे? बोलो, ये है PPE आपका ही, अभी केस का फैसला नहीं हुआ तो, लेकिन यूज़र को बता दो कि इसका टाइटल पे रिस्ट्रिक्शन है, यानी इसका केस चल रहा है, हम इसको बेच नहीं सकते। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का भी है, डिस्क्लोजर भी सेम ही है जी। एग्जिस्टेंस एंड अमाउंट ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन रियलाइजेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और रेमिटेंस ऑफ इनकम एंड प्रोसीड ऑफ डिस्पोजल। बस आगे उसने तफसील दे दी, सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है जितनी मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। जैसे यहां पे क्या लिखा हुआ हमने, मॉडल कौन सा, दूसरा क्राइटेरिया डिस्टिंग्विश करने का, ये ज़रा ऐसे कर रहे हैं ना कि ये वाली चीज़ें सिर्फ अगर रहें तो जहन में। वैसे तो ये जब MCQs करवाऊंगा ना इंशाल्लाह, होमवर्क है आज आपका, जब MCQs करवाऊंगा तो उससे पहले मैं स्टैंडर्ड हाईलाइट भी करवा दूंगा,
लेकिन वो हाईलाइट तो बाद में करते हैं ना, पहले हम मोटी मोटी बातें ज़हन में बिठा लेते हैं कोशिश करके याद करने की जहाँ तक हो सके, ताकि मैक्सिमम ज़रूरत ना ही पड़े, जब पड़ जाए तो स्टैंडर्ड में पता हो कि चीज़ कहाँ पड़ी हुई है। ठीक है, उसके बाद तीसरा जी वैल्यूएशन बाय इंडिपेंडेंट वैल्यूअर। ठीक है जी, और चौथी बात एग्जिस्टेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शन। बस आगे किस पे रिस्ट्रिक्शन है जी, किस पे रिस्ट्रिक्शन है? वो जी एग्जिस्टेंस है बेचकर पैसे ले लें, या रिस्ट्रिक्शन है बेचकर पैसे ले लें, या रिस्ट्रिक्शन है उसकी इनकम ना ले सकें। ये भी तो है ना, रियलाइजेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, यानी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को रियलाइज करना, बेच के पैसे लेना, इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन है, आपको नहीं मिलेंगे। या उसकी इनकम प्रोसीड्स जो आनी है रेंटल की, उस पर रिस्ट्रिक्शन है, यानी किसी किस्म की भी कोई रिस्ट्रिक्शन है। अब वो आपको नहीं पता होता, खुद से नहीं लिखना, सवाल में बता देगा रिस्ट्रिक्शन है। बेच नहीं सकते, बेच सकते हैं तो उसके प्रोसीड्स को गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, किराया आप नहीं ले सकते, प्रॉपर्टी आपकी है, वो हो सकता है ना कोई रिस्ट्रिक्शन है, तो अगर है तो सवाल में लिखी होगी तो आपने यहां पे लिख देना रिस्ट्रिक्शन वाली प्रॉपर्टी डिटेल्स, इफ एनी कोई है तो बस उठा कॉपी पेस्ट कर देना यहां। ठीक है, उसके बाद आपने दुबई में शेख से कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम आपसे बुर्ज खलीफा खरीद लेंगे और इसे किराए पे देंगे। अब आप अपने यूज़र को यह बताना चाहेंगे कि आपने एक बड़ा ज़बरदस्त कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। ये IAS 16 में भी था, जब हमने कहा था कि अगर फ्यूचर के अंदर आप कोई PPE बनाने का, यानी कोई प्लांट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं या उसको इंपोर्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं, तो यूज़र को बता दें, उसके लिए रेलेवेंट होता है फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे भी ऐसे ही। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू परचेज, कंस्ट्रक्ट और डेवलप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और फॉर रिपेयर और एनहांसमेंट। ठीक है जी, बस कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन अगर कोई है तो इन चीज़ों की, तो वो सवाल में गिवन है, तो आपने भी उसके सब नोट्स के अंदर लिख देना है ऐसे। 9.5 अ कॉन्ट्रैक्ट is entered into by SL with Sheikh to acquire Burj Khalifa in coming year। ठीक है, मतलब जो सवाल में लिखा होगा वो आपने भी लिख देना। ओके, बस काफ़ी है। अच्छा जी, आगे ये तो हो गए जनरल डिस्क्लोजर्स। देखो मैंने ये ऑरेंज कर दिया इनको। मॉडल बताओ, अगर कोई क्राइटेरिया डिफ़िकल्ट है तो बताओ, वैल्यूएशन के बारे में बताओ, एग्जिस्टेंस अगर कोई रिस्ट्रिक्शन है तो उसकी रिस्ट्रिक्शन की कोई एग्जिस्टेंस है तो वो रिस्ट्रिक्शन बता दो क्या है, और कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन फ्यूचर की कोई कर ली, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया आपने तो वो भी बताओ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ये जनरल डिस्क्लोजर्स हो गए। उसके बाद फेयर वैल्यू मॉडल के लिए सिर्फ ये बात है, वो कहते हैं एंटिटी शैल डिस्क्लोज अ रेकंसिलिएशन बिटवीन कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट द बिगिनिंग एंड एंड। ठीक है, ये मैं कह सकता हूं फॉर फेयर वैल्यू मॉडल ओनली, क्योंकि फेयर वैल्यू मॉडल के अंदर सिर्फ यही आता है। कहता है सिर्फ, उसने आज एक्यूमुलेशन की जिक्र ही नहीं किया, कहता है रेकंसिलिएशन बताओ कैरिंग अमाउंट की एट बिगिनिंग एंड एंड ऑफ पीरियड। तो ये क्या है? ओह एक मिनट, ये क्या है? ये कैरिंग अमाउंट, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट थी एट बिगिनिंग एंड एंड, और इसकी रेकंसिलिएशन जिसमें क्या क्या हो, एडिशन, डिस्पोजल, नेट गेन फ्रॉम लॉस फ्रॉम वेरीफाइबल एडजस्टमेंट, ट्रांसफर। कोई इसके अलावा भी है तो वो भी लाइन डाल लो, जैसे हमने आज डाल दी एक लाइन PPE के नोट में। कॉस्ट मॉडल के देख लेते हैं, उसमें ये भी आएगा, साथ में एक्यूमुलेटेड ऑप्शन भी आएगा। ठीक है, उसने अभी यहाँ पर सिर्फ कहा है इनकी बात करो, और फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट तो सिर्फ फेयर वैल्यू मॉडल में ही आएगी ना, तो इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया कि लिख लो ये क्या है, सिर्फ फेयर वैल्यू मॉडल का डिस्क्लोजर है कि आपने ओपनिंग क्लोजिंग की रेकंसिलिएशन देनी है और वो ये सारी चीज़ें बतानी है, जिसके अंदर ये चीज़ मुझे बता रही थी कि ये फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट के डिस्क्लोजर्स कह रहा है। वैसे आगे जाके आपको भी पता लग जाएगा कि वो फेयर वैल्यू वाले थे, ये कॉस्ट वाले। ठीक है, लेकिन डेप्रिसिएशन का कोई जिक्र नहीं है, एक्यूमुलेटिव का कोई जिक्र है नहीं है। रेकंसिलिएशन का मतलब होता है हमेशा, यहाँ नहीं, हमेशा इसका ये मतलब होता है ओपनिंग से क्लोजिंग तक का सफ़र। ओपनिंग से क्लोजिंग तक आते आते
क्या कुछ जमा हुआ, नफ़ी हुआ, ओपनिंग से क्लोजिंग कैसे बना, ये बेसिकली रेकन्सिलिएशन का हमेशा से मतलब रहा है, आज नहीं है, हमेशा से यही मतलब रहा है। ठीक है जी। नंबर 3, एन एंटिटी शैल ऑल्सो डिस्क्लोज द अमाउंट रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट और लॉस फॉर रेंटल इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एंड डायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अराइजिंग फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, अभी इसको आगे फिलहाल छोड़ दो, काटना मत, फिलहाल मैं कह रहा हूँ छोड़ दो, मैं काट नहीं रहा, फिर आप लोग काट ही देते हैं उसको, फिलहाल छोड़ दो, सादा बात कही आपको। क्या बताओ, शैल ऑल्सो डिस्क्लोज, ये भी जरूरी है, शैल ऑल्सो डिस्क्लोज द अमाउंट्स रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट और लॉस, रिकॉर्डेड है प्रॉफिट एंड लॉस में, वो भी डिस्क्लोज करो। कौन सी वाली भला? वो जी रेंटल इनकम और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, बस ये बता दो, बताए थे अभी, ये बताया अभी, ये 9.3 ठीक हो गया। नेक्स्ट, हो ये मैंने पहले ही बता दिया, कमाल हो गया। फॉर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज इंक्लूडेड एट कॉस्ट मॉडल बिकॉज फेयर वैल्यू कैन नॉट बी मेजर्ड रिलायबली, इन एडिशन एन एंटिटी शैल डिस्क्लोज, एडिशनल डिस्क्लोजर्स दो। क्या? डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी, explanation of why fair value cannot be measured reliably, if possible the range of estimate within which fair value is highly likely to lie। इसको छोड़ दो, इसको बस छोड़ो। अब क्या बताओ भाई, क्या बताओ, कौन सी प्रॉपर्टी है? why fair value cannot be measured reliably, range of fair value, यही बताया था आपको, ये देखो डन। चले, ये तो हो गए फेयर वैल्यू मॉडल, ये ऊपर जनरल थे, जनरल थे, कॉस्ट मॉडल हो चाहे फेयर वैल्यू मॉडल हो, आपने मॉडल तो बताना है, कॉस्ट मॉडल हो चाहे फेयर वैल्यू मॉडल हो, अगर क्राइटेरिया में कोई मुश्किल थी तो वो तो बताना है, कॉस्ट मॉडल हो चाहे फेयर वैल्यू मॉडल हो, नहीं ये फिर फेयर वैल्यू मॉडल में सिर्फ आएगा। ठीक है, तो इसीलिए कहा कि अगर कोई है तो कॉस्ट मॉडल हो चाहे रीवैल्यूएशन मॉडल हो, केस तो हो सकता है, रिस्ट्रिक्शन ऑन टाइटल है, कॉस्ट मॉडल हो या फेयर वैल्यू मॉडल हो, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट है तो बता दो। ये तो जनरल हो गए इस एक को छोड़ के, लेकिन फिर ये प्योरली फेयर वैल्यू का था, सिर्फ रेकन्सिलिएशन मांगी है उसने कैरिंग अमाउंट की, जिसमें फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट भी आ रही थी, इनकम एक्सपेंस भी, ये भी जनरल है वैसे तो, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अगर कॉस्ट मॉडल पड़ी है क्योंकि फेयर वैल्यू डिटर्मिनेबल नहीं है, ग्वादर प्रॉपर्टी, तो ये एडिशनल बातें बता दो। उसके बाद आइए 16 दोबारा शुरू होने लगा। नेक्स्ट पेज, एन एंटिटी शैल डिस्क्लोज एडिशनल डिस्क्लोजर्स फॉर, कौन से जी? कॉस्ट मॉडल के लिए। क्या? डेप्रीसिएशन मेथड यूज, वही वाला, लेकिन देखो सिर्फ यहां पे आया था जब कॉस्ट मॉडल आया, तो डेप्रीसिएशन मेथड यूज, लाइफ एंड रेट्स वगैरह, ये देखो ये वही पुराने आ गए, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट एंड accumulated depreciation at the beginning and end, ये तो वही आ गया, ये वो जो पुराने वाला जो हमने पढ़ा था, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट एंड accumulated depreciation, beginning and end। अगली बात, and a reconciliation between opening and closing showing addition, depreciation, disposal, impairment, transfer, other changes, जो इसके अलावा भी कोई आ जाए तो कर लो, इन्हें ऑप्शन दे दिया। ठीक है, तो ये रेकन्सिलिएशन बनी तो हुई है सारी, सही है। तो ये तो आइए 16 वाला ही है वो मसला। अब यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट एक सब नोट है, वो भी ना पढ़े, पहले मुझसे सुने। IS 40 कहता है कॉस्ट मॉडल लगाना है लगाओ, फेयर वैल्यू मॉडल लगाना है लगाओ, मर्जी आपकी है, लेकिन देखो इसका ट्रीटमेंट थोड़ा हमने डिफरेंट किया है, यानी बेचा इसको भी नहीं होता अभी, लेकिन इसका गेन लॉस प्रॉफिट लॉस में फेंक देते हैं ना। मकसद यह है कि अगर अभी कोई आ जाए तो हमारा कारोबार नहीं बंद हो जाना, ये हमने वैसे ही अलग से रखी हुई है, अभी बेच के पैसे दे देंगे यूजर आ जाए तो, इसीलिए गेन को रियलाइज नहीं समझते हैं, जबकि प्लांट को शायद रीवैल्यू किया हो तो उसका गेन रियलाइज क्यों नहीं समझते, ये अभी वो लेने आ गए तो कारोबार बंद कर देंगे, प्लांट बेच के उनको दे देंगे पैसे, कभी नहीं देते, इस वजह से तो उसको अनरियलाइज कहते थे, इसको फौरन फेंक देते। ठीक है ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हम गेन फेंक देते हैं क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, लेकिन अगर कॉस्ट मॉडल पे भी है ना तो फिर स्टैंडर्ड कहता है कम से कम यूजर को फेयर वैल्यू बता जरूर दो। यानी आप, मैं पैकेजेस की बात करता हूं आपके साथ, पैकेजेस वाले जो है ना, ये पैकेजेस वाले जो हैं, ये नोट नंबर 20 में इनकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पड़ी, ऐसे ही है।
वैसे मेरा दिल कर रहा है कहीं और भी कहीं मुझे नज़र आ जाए। यहाँ कहीं पड़ा होगा ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी नॉट हेल्ड फॉर ओन यूज और फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्लासिफाइड इन्वेस्टमेंट बताया है। असल में यहाँ स्टैंडर्ड लिखे होते हैं, ठीक है। वो कहता है द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी कंप्राइजेज लैंड एंड बिल्डिंग, द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एक्सेप्ट फ्री होल्ड लैंड आर स्टेटेड एट कॉस्ट लेस एक्यूमुलेशन, मतलब फेयर वैल्यू मॉडल पे नहीं है। अगले को क्या किया हुआ छोड़ो, ठीक है। तो इसका मतलब ये किस पे चल रहे हैं, कॉस्ट मॉडल, तो ये तो ऑप्शन है ही, ठीक है। अब अगर ये कॉस्ट मॉडल पे हैं तो इनके नोट के अंदर कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आएगी और फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट नहीं आएगी। लेकिन उसके बावजूद ये पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैं आपको दिखाऊंगा, नीचे उन्होंने लिखा होगा इनकी फेयर वैल्यूज इतनी है, ठीक है। चले ना जरा नोट पे तो पहुंचे। 20 कहाँ हो तुम, कहाँ हो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। बस इन्होंने ऐसे करके बनाया, मैंने आपको उस दिन बताया था पीपीई में भी, ठीक है ना। वो नेस्ले का सही है रुख, लेकिन नेस्ले में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं थी, इसलिए मैं यहां से दिखा रहा हूं, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का वही है, ओपनिंग, एडिशन, ट्रांसफर, कॉस्ट, कॉस्ट ओपनिंग पे, कॉस्ट क्लोजिंग, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो ठीक है। ओपनिंग फॉर द ईयर, ट्रांसफर, क्लोजिंग, लिख दिया ट्रांसफर उन्होंने, करना कोई नहीं ट्रांसफर, ठीक है। चले यहां तो कोई मसला, कॉस्ट मॉडल पे हैं कॉस्ट मॉडल पे हैं, कॉस्ट मॉडल पे। ये पिछले साल का नोट, 2 साल का कंपैरेटिव बना हुआ है। ये सारी अंग्रेजियां छोड़ो, ये क्या है, ये कंपनीज एक्ट ने कुछ कहा हुआ है, बताना होता है, वो बताया हुआ है। इधर देखो, फेयर वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन वैल्यूएशन कैरिड आउट बाय इंडिपेंडेंट वैल्यूअर 31 दिसंबर इज ₹13,322। पिछले साल का भी बताया, क्यों बता रहा है, आगे ना पढ़ो। मॉडल तो कॉस्ट है, फिर इतनी इन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज की फेयर वैल्यू क्यों बता रहा है, स्टैंडर्ड ने रिक्वायर किया होगा जी, फिर देगा, जाहिर सी बात है। यार ये मतलब समझ नहीं आता मुझे कि मतलब अगर कॉस्ट मॉडल पे आपको रखना है और फेयर वैल्यू बताने की बात कर रहा है तो देगा, तो आप लिख सकते हो ना, नहीं तो नहीं लिख सकते हो, ठीक है जी। तो भाई कॉस्ट मॉडल पे आप चाहे रखो एसेट को कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड ऑप्शन पे चाहे रखो, लेकिन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है ना, फेयर वैल्यू बताना लाजमी है। तो सवाल में दे दे तो बता देना कॉस्ट मॉडल यूज करवाते हुए, ठीक है। अब यही बात यहां पे लिखी हुई है, when cost model is used fair value of investment properties shall be disclosed। कॉस्ट मॉडल भी जब यूज हो रहा है तो फेयर वैल्यू डिस्क्लोज करो। अच्छा, अब यहां पे भी वही मसला आ गया। लेट्स से हमारे इस सवाल में सारी ही कॉस्ट मॉडल पे थी, सबकी डेप्शन आ रही होगी, सबकी बुक वैल्यू आ रही होगी, नीचे जाके सब नोट्स में सबकी फेयर वैल्यू बतानी है, चाहे इकट्ठी करके बता दो चाहे वहां भी अलग अलग बता दो, बतानी है। लेकिन जब फेयर वैल्यू बताने लगेंगे तो गवादर ने फिर रोने लग जाना है, उसने कहना है मेरी तो फेयर वैल्यू डिटर्मिनेबल ही नहीं है। बात समझे हो कि नहीं। कॉस्ट मॉडल पे तो किसी की फेयर वैल्यू नहीं ना यहाँ पे आ रही होगी, कॉस्ट मॉडल में सभी कॉस्टलेस डेफिनेट पे पड़े होंगे, लेकिन सब नोट्स में हम उनकी फेयर वैल्यू भी बताएंगे, स्टैंडर्ड ने कहा है। तो गवादर पे पहुंचेंगे तो फेयर वैल्यू डिटर्मिनेबल है ही नहीं, तो फिर वही वाली बातें जो यहां पर रहते हुए कहीं थी वहां भी रहते हुए बता देंगे। यही लिखा है उसने, ये पढ़ो। When cost model is used, fair value of investment property shall be disclosed. If the fair value cannot be determined reliably, the same additional disclosure should be made as are disclosed under the fair value model for investment property included at cost because fair value cannot be measured। वही वाली बोलो, गवादर में प्रॉपर्टी है, ये वजह है, ये रेंज है, वही वाले। ओके, यानी वो यूं कह रहा है, सेम एडिशनल डिस्क्लोजर का मतलब पता क्या कह रहा है वो, ऐसे, ये इनकी बात कर रही है, ये वाले एडिशनल डिस्क्लोजर्स आप वहां पे भी दे देना। ओके, डन, कूल। अच्छा जी, अब आपने सारी थ्योरी आज पढ़ के आनी है। एक छोटी सी तस्वीर खींच लें, जिसको यूज करना है आपने जिस सफ़े के ऊपर वो बता देता हूं, पढ़ाऊंगा तो कल। ये पेज नंबर 286 ओपन करें अपना, पेज 286 बुक्स में, पेज 286 ओपन। यहां पे लिखा हुआ है प्रॉपर्टी पोर्शंस हेल्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस। मतलब आपकी एक प्रॉपर्टी है, उसी में ही कुछ हिस्सा यूज कर रहे हैं, कुछ किराए पे है। अब क्या करें, उसका उसूल कल पढ़ाऊंगा। वैसे ये है, ये हमारी बिल्डिंग है, इसमें जो भी है उसको छोड़े, फिलहाल ये देखें,
ये उसूल की तस्वीर बना लें, ये कल एक्सप्लेन करूंगा, पढ़ते हुए हेल्प करेगा। अगर हर पार्ट अलग अलग सेल हो सकता है तो फिर हर पार्ट अलग अलग अकाउंट फॉर भी हो सकता है। हर दुकान अलग बिक सकती है तो हर दुकान अलग रिकॉर्ड भी हो सकती है। एक अपने इस्तेमाल में है, 50 दूसरों के इस्तेमाल में है, तो एक अपने इस्तेमाल वाली आई है 16 में और बाकी 49 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, क्योंकि वो अलग सेल हो सकती हैं तो उनके अलग कॉस्ट भी है, सब कुछ अलग अलग है। ओके। और अगर हर पार्ट अलग अलग सेल नहीं हो सकता तो फिर ये देखो कि उस प्रॉपर्टी में ज्यादा हिस्सा किसका है। अगर ज्यादा हिस्सा अपने यूज में है तो फिर सारा ही पीपीई, और अगर ज्यादा हिस्सा किराए पे है तो सारा ही इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, मजबूरी के दर्जे में। ठीक है, इसको पढ़ना हेल्प करेगा ये। ठीक है, अच्छा, बाकी सारी थ्योरी आपने शुरू से आखिर तक अब पढ़नी है, अब कोई ब्रेक नहीं है। जो मैंने छोड़ा हुआ था वो भी खत्म है, कल मैं पढ़ाऊंगा। हर एक चीज आपने पढ़ देनी है, ट्रांसफर की भी कहानी पढ़नी है, यहां से बहुत सारी बातें निकलेंगी, कल सवाल पूछोगे। ये डिस्क्लोजर्स मैंने करवा दिए हैं, एग्जाम्पल समेत हर एग्जाम्पल कर लेनी है, जो करवा दिए करवा दी, जो नहीं करवाई डिस्क्लोजर्स हो गए हैं। ठीक है, लेकिन उसके बाद अहम बात तो सुननी है आपने। अहम बात पता है क्या है? जरा अहम बात सुनो भाई, खामोश होके प्लीज। साकिब यार जरा आए, जरा इधर आइडेंटिफाई करके दे मुझे। पेज नंबर 194 पे आखिरी सवाल है, इसकी रिक्वायरमेंट जरा पढ़ो, दिल खुश हो जाएगा आपका कि आप इस काबिल हो गए। प्रिपेयर नोट्स ऑन पीपीई एंड आईपी फॉर इंक्लूजन इन जीएल्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर 30 जून 22। तो हमने काफी खपखपैया कर ली, इसमें इतना नहीं होगा। ठीक है, अब 2 नोट बनाने हैं। ठीक है, लेकिन ये देखो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, इस पे बल्कि मैंने बच्चों को कहा सॉरी आपने टेस्ट करना है, बोरिंग कॉस्ट भी आ गया तो आ गया, आपने पढ़ा हुआ है। असल तो ये है 20 नंबर का ये मार्क्स का ये सवाल था, इंटू 1.8 करें तो 38 मिनट बनते हैं, मैंने 40 दे दिए, 36 बनते थे शायद। सुनो अब, लेकिन ये सिर्फ वो पास होने वाले बच्चे जिनके लिए आज जुमे में दुआ भी करूंगा कि या अल्लाह जो सोल्यूशन देखे बगैर एक बार सारा सवाल कर दे तो उसको इसी दफा में पास कर दे। अब आप वो बच्चे हाथ खड़ा करें जो वादा करते हैं एक बार बगैर सोल्यूशन देखे कंप्लीट करेंगे। वादा करते हैं जो वादा करते हैं, पास होने की दुआ जिनको मिलनी है, जो वादा करते हैं, हाथ खड़ा करें, हाथ नीचे कर लें। वादे पे पकड़ है, अल्लाह के हाथ जवाब देना पड़ेगा, मैंने वादा ले लिया। सुनो 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 भाई सुनो यार, ये जो बोल रहे हैं इनको निकाल दो बाहर। इसको तो खड़ा कर दो ना पीछे, कल भी खड़ा रहेगा ये हमारे साथ जो बैठा है। हाँ इसको, हाँ खड़ा कर दो पीछे अभी भी। भाई सुनो, ये तो वादा मैंने ले लिया, वादे पे तो पकड़ है, तो सब ने अब बगैर सोल्यूशन देखे एक बार गलत सलत उलट पुलट जो समझ आए कर देना है, 40 मिनट में रोक भी देना है, फिर चेक करना है। लेकिन दुआ में बाकियों के लिए भी कर दूंगा, पर वादे पे अब पकड़ है, उसके ऊपर आपको वापसी नहीं है। बाकी के सबके लिए भी दुआ में करूंगा। अगली बात अभी बात खत्म नहीं हुई, होमवर्क तो पूरा देख लें। हाँ, ऑल एमसीक्यूज टोटल 15 भी नहीं है मेरे को, 14-15 छोटे छोटे एमसीक्यूज हैं, थोड़े से एमसीक्यूज हैं। ऑल एमसीक्यूज, ग्नू कैश लिमिटेड अभी पढ़ा के आया, और रीड ऑनली थ्योरी, रीड ऑनली समझाऊंगा मैं इंशाल्लाह। ठीक है, तो कोई ऐलान है क्या है बताएं जी? ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज।